की न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें 5 रुपए दो वोट कटवाएं या जुड़वाएं। बागपत जनपद के बुड़सैनी गांव में बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगे। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि बीएलओ ने 500 रुपए में वोट काटने और जोड़ने का काम किया है। इसके अलावा बीएलओ ने नाबालिग की वोट को फर्जी तरीके से सूची में जोड़ा और तैयार वोटर सूची को जनता के सामने नहीं रखा। प्रधान ने यह भी आरोप लगाया कि बीएलओ ने आपत्तियों का समय पर निस्तारण नहीं किया और नई वोटर लिस्ट में एक महिला को 2 व्यक्तियों की पत्नी दिखाया गया है। इसके बाद प्रधान ने जिलाधिकारी बागपत को लिखित शिकायत भेजी है और मामले की जांच करने की मांग की है। मामले से चुनाव प्रक्रिया एसआईआर में बड़े स्तर पर धांधली के सवाल उठने लगे हैं। अधिकारी अब जांच कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। मामला ये है, जो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जिनको बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी गांव में एसआईआर की और ग्राम प्रधान लिस्ट की सूची को अपडेट करने की, उस सूची में जो बीएलओ साहब हैं हमारे, उन्होंने गांव में ना तो सत्यापन किया है घर घर जाके और ना ही किसी व्यक्ति को ये आधार मान के वोट जोड़ी है कि इसका कोई प्रमाण पत्र या कैसी व्यवस्था हो जिससे इसकी वोट जुड़ सके। साथ में दूसरा, जो विपक्ष, 2 गांव में चुनाव होता है तो 2 विपक्ष होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। तो विपक्ष के कहने से उनके जो आधा वार्ड है उनके वार्ड में जो बड़े बड़े परिवार हैं जिनमें 3-3 व्यक्ति घर में रहते हैं, उनकी 16-16 वोट जोड़ के उनको 16-16 वोट जोड़ दी गई। जिसमें ऐसी वोटें भी हैं जिसमें एक ही लड़की को दो भाइयों की पत्नी बना के उसकी वोट जोड़ी गई। तो गांव के प्रधान ने खोला बीएलओ के खिलाफ मोर्चा। 500 रुपए में वोट जोड़ने और काटने की प्रक्रिया चल रही है। कुलदीप पंडित हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, अगर बात की जाए 500 रुपए में नाम काटने और जोड़ने का ये गंभीर आरोप बीएलओ पर लगा है, क्या है पूरा मामला? जी मनोज, आपको बता दूं ये पूरा जो मामला है ये बागपत के बुड़सैनी गांव का है, जहां के प्रधान अजय यादव आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और जिलाधिकारी अस्मिता लाल से मिले। उन्होंने सीधा साहब बीएलओ पर ही आरोप लगाया है कि 500 रुपए देकर वह वोट काट रहे हैं और जो नए मतदाता हैं उनका नाम अंकित कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही है उससे तमाम जिस तरह की सुरक्षा की बात कही गई थी या फिर निष्पक्षता की बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। मनोज, आपको एक और बता दूं कि इसमें जिस तरह से एक महिला को 2 आदमियों की पत्नी दर्शाया गया है, तो वही कहीं ना कहीं उसमें भी सवाल खड़े हो गए हैं। कुल मिलाकर अब समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग भी मुखर होकर सामने नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जो बीएलओ है, बीएलओ 500 रुपए लेकर वोट काट रहे हैं और नाम चढ़ा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक संदेह में है। जी मनोज। हाँ बिल्कुल कुलदीप, अगर बात की जाए जिस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया की गई, उसी में अगर घालमेल फिर से नजर आ रहा है। लोगों से ये बीएलओ पैसे लेकर वोट जोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये गंभीर मामला है। इस पर अभी तक अधिकारियों का कोई वर्जन सामने आया? जी मनोज, इस संबंध में हमारी फोन पर बात हुई थी जिलाधिकारी से। उन्होंने कहा था कि पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है और यदि इसमें बीएलओ दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मनोज, सबसे सोचने वाली बात यह है कि पहले से ही इस तरह के जो काम है, इस तरह की जो शिकायतें मिलती है, इस तरह की जो धांधलेबाजी की जाती है या इस तरह के घोटाले सामने आते हैं, उसके बाद जांच के बाद भी जांच की बात कही जाती है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यदि इससे पहले ही उनको सतर्क कर दिया जाए या उनको सख्त कर दिया जाता तो शायद हो सकता है कि घोटाले जैसी नौबत नहीं आती और ना ही लोग इस पर आरोप लगाते। लेकिन बीएलओ से हमारी बात नहीं हो पाई। हमने हालांकि कई बार उनसे प्रयास भी किया बात करने का, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। जब अजय कुमार यादव यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बीएलओ है वह अपनी हठधर्मिता से काम कर रहा है और किसी भी यदि जैसे कोई वो ग्राम प्रधान अपनी सूची उनको दे रहे हैं, सुनिश्चित करा रहे हैं उनको देने के बाद, लेकिन उसके बाद भी बीएलओ जो है वो अपने अधिकारों से ही कार्रवाई कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल कुलदीप, इस तमाम जानकारी आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे मौनी अमावस्या स्नान तट पर संग्राम। दान, पुण्य और आस्था का वो महापर्व जहां मौन रहकर मन को जीतने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रयागराज के संगम तट पर स्नान के दौरान नजारा कुछ अलग दिखा। यहां आस्था के साथ साथ सनातन धर्म का शौर्य तो दिखाई दे रहा है, लेकिन रविवार को मौनी अमावस्या पर ज्योतिषपीठ के
शंकराचार्य स्वामी आबि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के स्नान को लेकर संगम की रेती अखाड़ा बन गई। आपको बता दें कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी आबि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने अनुयायियों के साथ मौनी स्नान के लिए निकले थे। आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें तय रास्ते पर जाने से रोक दिया। देखते ही देखते बहस धक्का मुक्की में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि पुलिस ने शंकराचार्य की पालकी को जबरन पीछे खींचा और इस दौरान कुछ साधुओं के साथ मारपीट भी की गई। शंकराचार्य आबि मुक्तेश्वरानंद समर्थकों का कहना है कि यह सनातन धर्म का अपमान है। शांतिपूर्वक स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपराधी की तरह रोका। अपराधी की तरह पुलिस पेश आई। शंकराचार्य की पालकी को छूना और संतों पर लाठी चलाना यह अधर्म है और यह अधर्म पुलिस ने किया है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मधुर दरबारी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, प्रयागराज जहां आस्था की डुबकी लग रही है और मौनी अमावस्या पर जो है श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वही संगम की रेती आज अखाड़ा बन गई है। आबि मुक्तेश्वरानंद के स्नान के दौरान जो नजारा देखने को मिला, क्या तस्वीरें देखने को मिली है? मनोज, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो धार्मिक नगरी प्रयागराज है, जिसको यहाँ पे आज माघ मेला चल रहा है, इसको मिनी कुंभ की भी संज्ञा दी गई है। और पिछले साल भी यहाँ पे देखा गया करीब 7.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाई थी। आज भी करोड़ों की तादाद में आस्था की डुबकी लगी है। ये धार्मिक नगरी कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिक अखाड़ा भी बन चुकी है और धार्मिक अखाड़ा तो बनी गई थी, इसके साथ साथ अब राजनीति भी इसमें शुरू हो गई है। इसमें अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि जो माघ मेले हैं और कुंभ मेले वो बराबर होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार इस सरकार के रिजीम में इसको किया जा रहा है। और इस तरीके का जो वाकया हुआ है जिसमें जो है साधु संतों के साथ मारपीट की गई, ये बहुत ही अशोभनीय है। और ये जो है बिल्कुल जो घटना हुई है पूरी तरह से आलोचना की पात्र है, क्योंकि उनका कहना है कि किसी भी साधु संत के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। और उनका जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि जो मौनी ये जो इस बार का जो माघ मेला है वो पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी माघ मेले और भी जो राज्य सरकारें हुआ करती थी, केंद्र सरकार उसके अधीन में हुआ करते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब ये इस तरह की घटना हो रही है, किसी साधु के संत के साथ यहाँ पे इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। इसके साथ अखाड़ा राजनीति तो बनी गई है, प्लस इसके अलावा जो अभी मुक्तेश्वरानंद जो आपके जो पीठाधीश्वर हैं शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है। उनका ऐसा मानना है, उन्होंने निश्चित तौर पर ये बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने ऐसे आशंका जताई है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे जो है ऐसा अधिकारियों ने किया हो। क्योंकि पिछली बार जब माघ कुंभ मेले में जब वहां पे कई जो मौतें हुई थी उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे, तो उनका ऐसे आशंका कि ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा मत उनका यह भी कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कुछ ना किया हो और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो जो है वो इस बात को जो है अपनी उनके नजरों में ऊपर उठने के लिए, अपनी तारीफें पाने के लिए इस तरीके से वो मेरे से हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पिछली बार जो कुंभ मेले में जो आपका जो हादसा हुआ था उसको लेकर आलोचना की थी। तो ये जो दो तरीके के, एक तरफ कह सकते हैं कि धार्मिक अखाड़ा बन चुका है, तो साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक अखाड़ा भी इसमें बन चुका है। और ये विवाद काफी बढ़ चुका है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जो है अपने शिष्यों के साथ हुई धक्का मुक्की के साथ, और उसके साथ साथ एक साधु ऐसे उनके साथ पिटाई भी की गई है। उनको थाने में रख करके वहां पुलिस की कस्टडी में रखकर उनको मारा भी गया है। उसके साथ साथ और भी कई जो उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया। इसको लेकर के अभी मुक्तेश्वरानंद जो है बराबर जो है उनसे कहते रहे कि आप जो है इनको छोड़ने की के लिए वो आगे बढ़े। और उन्होंने अपील की पुलिस वाले अधिकारियों से कि इसको उनको छोड़ दिया जाए। इस बात को लेकर के अब वो धरने पे भी बैठ गए। वो जो उनका जहाँ पे आश्रम है वहां उसके बाहर वो अपने कुछ अनुयायी के साथ वहां पे धरने पे भी बैठ गए कि ये जो किया जा रहा है ये पूरी तरह से अत्याचार किया जा रहा है साधु संतों के साथ। उनका ये अभी मुक्तेश्वरानंद के जो शब्द है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका ये कहना है कि ये जो अत्याचार किया जा रहा है बहुत ही गलत है और इस सनातन धर्म के बिल्कुल जो परंपरा है उसके अनुकूल नहीं है, बिल्कुल प्रतिकूल है। और अधिकारी साथ तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। जबकि अधिकारियों का मत ये है कि उनको जो है काफी उनके साथ जो है विनती की गई, उनके हाथ जोड़े गए, उनसे कहा गया कि जो आपका जो पूरा जो है एक तरह से लौ लश्कर आ रहा है और भीड़ आ रही है, तो वो अपनी पालकी पे सवार होकर आ रहे थे। उनसे ये कहा गया कि आप पालकी से उतरिए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, हो सकता है कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसको लेकर जो आला अधिकारी थे उन्होंने उनके हाथ जोड़े, पैर जोड़े और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है उनके विनती करने के बाद उनसे कहा कि आप जो है यहाँ से पैदल जाकर के
कर लीजिए। इसी बात को लेकर के जो उनके शिष्य थे, जो साधु संत उनके साथ में थे, वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि उसी बात को लेकर के उन्होंने कहा कि पालकी जो है वो पूरे गंगा के तट तक जाएगी, वहां पे स्नान घाट तक जाएगी। इसी बात को लेकर के जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी और जो कांस्टेबल कह लीजिए, दरोगा, जो भी जिस भी लेवल के अधिकारी हो, बड़े आला अधिकारी भी वहां मौजूद थे, उनके रहते हुए और यहाँ पे जो साधु संत थे, जो उनके शिष्य थे, जो अनुयायी थे, उन दोनों के बीच में काफी धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की होने के बाद जो उसमें मारपीट भी की नौबत पुलिस वालों के साथ आ गई। पुलिस वालों ने इसी को लेकर के उनके कुछ अनुयायियों को जो लेकर के जो शिष्य थे उनको हिरासत में भी लिया है और एक जो उनका साधु संत है उसको ले जा करके वहां पे मारपीट भी की गई है। इसी बात को लेकर के जो देखा जा रहा, तो जैसे मैंने बताया कि इस समय जो अभी मुक्तेश्वर है वो अनशन में बैठ चुके हैं। वहां बाहर उन्होंने अपने जो है आश्रम के बाहर जो है वहां पे अनशन पे बैठ गए। उनका कहना है कि उनके जितने भी अनुयायी हैं उनको जो है वहां से उनको छोड़ा जाए और इसको जो है सीसीटीवी कैमरे में वो मामला पूरा कैद हो चुका है, जिसको लेकर यहाँ का प्रशासन है पूरी तरह से सतर्क है और उस पर कार्रवाई करते हुए नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई है, ये घटना एक तरीके से देखा जाए तो अब ये काफी बढ़ गया है और ये विवाद केवल आपका यहीं तक नहीं है, इसके साथ साथ ये विवाद जो है अब जो है यहाँ से निकल करके धार्मिक अखाड़ा तो ये बन ही चुका था। बिल्कुल, अब ये विवाद जो है बढ़ता नजर आ रहा है। मधुर, आप फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए इस घटना पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो शंकराचार्य के स्नान पर अखाड़ों का अल्टीमेटम अब सामने आया है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के स्नान पर क्यों मचा है बवाल, ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। मौन व्रत के दिन मुखर हुआ है ये विरोध। और अब हम बात करेंगे मेयर की कुर्सी पर रार। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद मेयर की कुर्सी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। 16 जनवरी 2026 को आए चुनाव नतीजों में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति भाजपा और शिंदे शिवसेना बहुमत के आंकड़े के पास है। पेच यहां है कि भाजपा 45 साल के इतिहास में पहली बार अपना खुद का मेयर बनाना चाहती है, लेकिन उसे अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे के समर्थन की पूरी जरूरत है। बिना शिंदे गुट के भाजपा बहुमत से दूर रह जाएगी। वहीं खबर की अगर माने तो नतीजों के तुरंत बाद ही एकनाथ शिंदे गुट के पार्षदों को एक होटल रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। इसके पीछे दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण खरीद फरोख्त का डर और दबाव की राजनीति। तो बीएमसी चुनाव में जो नतीजे सामने आए, उस नतीजे के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट जो है वो जश्न मना रहा था, लेकिन अब ये जश्न कहीं ना कहीं अब गंभीर उसमें सियासी तनाव में बदलता नजर आ रहा है। विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, बीएमसी का बॉस कौन होगा, अब इसकी रार कहीं ना कहीं इसका पेच फंसता नजर आ रहा है। चुनाव नतीजे जो सामने आए उससे बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी उत्साहित थी, लेकिन अब मेयर किसका होगा, बॉस कौन होगा, अब इसमें अब खींचतान मची हुई है। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे? देखिए, महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में नतीजे आने के बाद ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट शिवसेना मेयर अपना चुनेगा और उसके बाद जिस तरह से महाराष्ट्र की प्रदेश सरकार चल रही उसी तर्ज पर यहाँ भी सरकार चलेगी। लेकिन दबाव की राजनीति या फिर तोड़फोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति के मद्देनजर देखा जाए, शिवसेना शिंदे गुट के तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी से डील की जा रही है कि अब मेयर बनाने का मौका आया है तो इसको 2.5 साल के फार्मूले में तय किया जाए कि 2.5 साल का भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे और 2.5 साल शिवसेना शिंदे गुट का मेयर रहे। और शिवसेना गुट के तरफ से ये भी कहा गया शिंदे की तरफ से कि मेयर का मौका उनको दिया जाए क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका है। समर्थन शिंदे गुट और एनसीपी दे रही, तो लेकिन अगर मेयर बनाना है तो मेयर में मौका शिंदे गुट शिवसेना को दिया जाए। और इसी वजह के चलते शिंदे गुट के तरफ से सावधानी बरतते हुए अपने पार्षदों को शिफ्ट किया गया है, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है और लगातार ये बातचीत चल रही है। किसी तरह से लंबे अरसे से लगातार जहां शिवसेना कब्जा थी, शिवसेना का मेयर बनता था और अब चाहती है कि भाजपा उसका मेयर बने, उसको मौका मिला है। इन तमाम चीजों को लेकर उठापटक जारी है, राजनीति तेज है, विपक्ष भी लगातार हमला बोल रहा है और ये भी कह रहा है कि 15 जनवरी चुनाव हुआ, 16 जनवरी काउंटिंग हुई, सीटें क्लियर हो गई, इसके बाद वे मेयर नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी रार यही है
2.5 साल के फार्मूले पर बातचीत चल रही है। अब 2.5 साल के फार्मूले पर फाइनल होता है या फिर भाजपा के मेयर बनता है या फिर सिंधे गुट के मेयर बनने को मौका मिलता है, ये तो ये देखना होगा, इसके लिए इंतजार भी करना होगा। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम अपडेट लेंगे। तो बीएमसी का बॉस कौन होगा, इसको लेकर अब खींचतान शुरू हो गई है। शिवसेना, सिंधे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब बीएमसी का बॉस यानी कि मेयर कौन होगा, इसको लेकर अब खींचतान देखने को मिल रहे। और अब हम बात करेंगे टीएमसी पर वार तीखा प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को हुगली पहुंचे और सिंगूर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास जरूरी है और इसी दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। पीएम ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत का जिक्र करते हुए काशी और बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की बात कही। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकाल रही है और केंद्र की योजनाएं यहां के लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है। मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों, बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है ये तो मैं समझ सकता हूं, इनको बीजेपी से दुश्मनी है ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुई है। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश जी, विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप इस समय और ममता बनर्जी के बीच जो ये तीखा वार पलटवार चल रहा है, प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पर है, इस दौरान वो टीएमसी पर मुखर तौर पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगाल में जो तमाम ऐसी केंद्र सरकार की हैं वो जमीन पर इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि ममता बनर्जी पहुंचने नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे? देखिए मनोज, जहां भी विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होने हैं वहां पर लगातार प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं। चाहे असम का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, इन राज्यों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं और लगातार योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और आधारशिला रखने की लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। और इस मिशन मोड में प्रधानमंत्री अभी से कहा जा सकता है कि इलेक्शन की घोषणा चुनाव आयोग भले ही जब करे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री उसी तरह से लगातार राज्यों में जा रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और चुनावी जनसभाओं की तर्ज पर हो रही सभाओं लगातार वैसे ही हमलावर नजर आते हैं। जैसे चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाओं को करते हैं और हमलावर रहते हैं। और जहां तक सवाल है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की आगामी 2 महीने में विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है और पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में आरोप प्रत्यारोप और तीखे वार देखने को मिलेंगे, उसकी शुरुआत अभी से हो गई है। और इसे कहा जा सकता है कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी, उसी समय से लगातार भाजपा और टीएमसी के बीच में आरोप प्रत्यारोप, नेताओं के बीच में एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जाने, वोट काटने, वोट जोड़ने और तमाम तरह की चीजों को लेकर लगातार चल रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जब भी पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और इधर जब से चुनाव नजदीक आया है तब से हर महीने 15 दिन में प्रधानमंत्री कोई न कोई कार्यक्रम रहा है।
उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, हरी झंडी दिखाई जा रही है और तमाम तरह के कार्यक्रमों के साथ साथ प्रधानमंत्री ये कहना बिल्कुल नहीं भूलते हैं कि केंद्र सरकार आम जनता के लाभ की योजनाएं जो संचालित करती है, उन योजनाओं को पश्चिम बंगाल की जनता को लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारत सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने नहीं देना चाहती हैं और तमाम तरह के वो हथकंडे अपनाती हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी कि यहाँ पर छवि खराब हो कि उनकी सरकार यानी केंद्र सरकार उनको जो योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है वो पहुंचा नहीं रही है। इसका इशारा लगातार पश्चिम बंगाल में आम जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हैं और कहते हैं निश्चित रूप से अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्र की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है ममता, प्रधानमंत्री ने ये आरोप लगाए। तो फिलहाल हमारे स्पेशल में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्रेमिका की हत्या जलाया शव। के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें प्रेमिका की हत्या जलाया शव। झांसी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रिटायर्ड रेल कर्मी राम सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका प्रीति की हत्या करने के बाद उसके शव को जलाया और बाद में उसके शव को अलग अलग जगह पर फेंकने का प्रयास किया। सिबरी बाजार थाना क्षेत्र से एक बक्से के अंदर अधजले शव को रखकर एक बक्से में लेकर जा रहा था और रास्ते में आपको बता दें रास्ते से फरार हो गया। बॉक्स से अधजले अंग, हड्डियों और राख जो है वो बरामद हुई है। मामला शनिवार आधी रात का बताया जा रहा है, जब एक ऑटो चालक ने जागरूकता दिखाते हुए बॉक्स को देखकर कुछ गलत महसूस किया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मामले का खुलासा हो पाया। पुलिस ने ऑटो चालक की निशानदेही पर आरोपी के घर पुलिस पहुंची, वहां से आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। मृतक की पहचान प्रीति के रूप में हुई है। वह ब्रिजभान के मकान में राम सिंह के साथ सिपरी बाजार के ब्रह्मनगर में लिव इन रिलेशन में रह रही थी। आज पीआरबी कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसने अपने लोडर वाहन से एक बड़े संदूक कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और उस संदूक को खुलवाकर देखा गया तो उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए अवशेष, कोयले जैसी चीज़ें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई। इस पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को परीक्षण हेतु बुलाया गया। उनके द्वारा मौके से सैंपल एकत्र करते हुए और इसमें अग्रिम परीक्षण हेतु मौके से सामान इकट्ठा किया गया। इसके बाद जिस आवास से ये सामान प्राप्त हुआ था वहाँ गीता नाम की महिला मिली। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मी हैं और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूं और उनके द्वारा एक तीसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया गया था और ये महिला लगातार उनके पति से पैसे मांगकर उनको परेशान कर रही थी। इसी बात से तंग आकर उनके पति द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है। कुलदीप अवस्थी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, एक महिला का जो मृत अवस्था में उसका अधजला हुआ शव बरामद हुआ है। रिटायर्ड रेल कर्मी बताया जा रहा है कि उसने अपनी प्रेमिका की पहले हत्या की, उसके बाद शव जलाया। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला थाना सिपरी बाजार के ब्रह्मनगर इलाके का है, जहां पर राम सिंह नाम के एक रिटायर्ड रेल कर्मी ने अपनी लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला के साथ उसके ताल्लुकात थे और उसका नाम प्रीति था। प्रीति के खर्चों से परेशान होकर उसने ये वारदात अंजाम दी है। इस बात की तस्दीक आज सुबह आधी रात को उस वक्त हुई जब उस राम सिंह नाम के व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों की मदद से उस पूरे बॉक्स को डिस्पोज करने का प्रयास किया। उसने एक लोडिंग आपे बुक थी तो तकरीबन 400 रुपए किराए के बाद में उसको लेकर वो अपने सिपरी थाना क्षेत्र से कोतवाली थाना क्षेत्र जा रहा था और रास्ते में जब इस बात का शक हुआ ऑटो चालकों के शायद बॉक्स में कुछ गलत रखी हुई है, कुछ स्मेल थी, कुछ पानी था। इसके बाद उसने सूचना दी कोतवाली पुलिस को। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस बॉक्स को खुलवाया। बॉक्स के अंदर से अधजला शव, हड्डियां, राख बरामद की गई। इसके बाद फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। बीच
जब ऑटो चालक ने इन्फॉर्म किया पुलिस को, उसके पहले वो जो राम सिंह है और उसके साथी फरार हो चुके थे। पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है, उनसे भी बातचीत चल रही है, पूछताछ हो रही। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें जो राम सिंह नाम का जो मास्टरमाइंड है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। उसकी एक पत्नी अलग रहती है, उसने सिर्फ दूसरी शादी की गीता के साथ। गीता के साथ के अलावा उसने ये प्रीति नाम की महिला से अपने ताल्लुकात कायम किए और बाद में प्रीति की हत्या उसने गीता के मकान पर की। बड़ा ही पेचीदा मामला और इस घटना के बाद से पूरा जिला निश्चित रूप से आप ये बहुत ही पेचीदा और दिल दहला देने वाला ये मामला है। बहुत शुक्रिया कुलदीप इस तमाम जानकारी के लिए। रिटायर्ड रेल कर्मी ने प्रेमिका की हत्या कर शव जलाया है। और अब हम बात करेंगे सड़क हादसा, सेना के मेजर की गई जान। उत्तराखंड की चक्राता में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के मेजर शुभम सैनी की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक चक्राता के पास चक्राता में तैनात मेजर शुभम सैनी की कार अनियंत्रित होकर करीब 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें आर्मी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए सीएससी चक्राता भेज दिया। फिलहाल इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं स्थानीय पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी है। और अब हम बात करेंगे खपरेल नुमा घर में पढ़ रहा भविष्य। सरगुजा जिले के लखनपुर इलाके के गांव में प्राथमिक पाठशाला की बिल्डिंग ही नहीं है। ऐसे में एक ग्रामीण के खपरेल मकान के आंगन में प्राइमरी स्कूल संचालित किया जा रहा है। खेल का मैदान है नहीं, शौचालय का अभाव है, शिक्षक पढ़ाने के लिए मजबूर हैं तो सिर्फ बच्चे भी पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जिसके कारण अब स्कूल में महज 17 बच्चे ही रह गए हैं, जहां 2 शिक्षक पोस्टेड हैं। दरअसल लखनपुर विकासखंड के प्राथमिक पाठशाला सेलरा में पिछले 6 महीने से ग्रामीण के घर के आंगन में स्कूल संचालित किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो गई है और बिल्डिंग इतनी खतरनाक हो गई है कि वहां बच्चों को बैठाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इससे पहले प्रशासन के द्वारा यहां नई बिल्डिंग बनवाई नहीं गई और यही वजह है कि अब बच्चे और शिक्षक दोनों यहां परेशान हैं। कड़ाके की ठंड में आंगन में पढ़ते ये नौनिहाल बच्चे मजबूर हैं और बेबस हैं। पढ़ाई तो हुआ थे वो जब कहीं की स्कूल धसका थे, गिरा थे मिट्टी तो लड़का उकला एको थे पपुआ दही तो भाई चोट लग जाही, तो इसी से के जगह ले लाइन लड़का मला यही जगह स्कूल से पढ़ावत में। कैसा परेशानी होती है लड़का मला? तो परेशानी तो भैया परेशानी है लड़का मला, लेकिन कही तो यू जला कावर छोड़ बो कह के अबे जे करत हूं। तो तुमन तो हम नहीं बोले हैं काले के तनिक अब गुर्जियों मन थोड़ा आगू पर गुर्जी मन लापरवाही थोड़ा करी ना, बच्चा मन ला भी निकाल भी देहन बाहर। अभी जो युवती युक्तिकरण वाला जो सिस्टम हुआ था उसी के तहत मैं यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है और मैं अभी बच्चे लोग को बरसात के समय से ही पढ़ा रही हूँ। और बरसात के समय जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग पूरा जर्जर हो चुका है। जर्जर की वजह से ही हम लोग को किराए का रूम का यूज़ करना पड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ खेल कूद का मैदान भी नहीं है, मध्याह्न भोजन भी मध्याह्न भोजन अच्छा मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, समय पर मिल रहा है हर चीज़। मतलब बुधवार को अंडा भी मिलता है, चना वगैरह सब चीज़ दे रहे हैं। लेकिन अब रसोईया अपने घर से बना करके ला रही, साफ़ सुथरा मैं भी खाती हूँ खाना को, तो है ना। और यहाँ जो खेल का मैदान, वो खेल का मैदान भी अब आंगन में ही अब हम लोग को खिलाना पड़ रहा है। और बच्चे लोग का पढ़ाई के लिए TLM वगैरह का कुछ यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो TLM यूज करना चाहिए। FLN के अंतर्गत बहुत सारे TLM यूज करने के लिए आए हुए हैं। अब यहाँ कहाँ पर हम लोग पढ़ाएं लिखाएं, समझ में नहीं आया। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नेपाल प्रसाद सरगुजा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेपाल, अगर बात करें स्कूल की दुर्दशा जो है अब वो बच्चों के भविष्य को चौपट कर रही है। विद्यालय तो है ही नहीं, घर खपरेल नुमा घर में विद्यालय संचालित हो रहा है। क्या अधिकारियों ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया? अब तक विद्यालय का भवन निर्माण नहीं हुआ, कैसे बेबसी में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं? जी, इसमें बता देना चाहता हूं कि सरगुजा जिले के लखनपुर मुख्यालय का ये मामला है। लखनपुर से लगभग 15 किलोमीटर ग्राम सेलरा का ये मामला है। अपन वहां जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है किए हैं, ग्राउंड पे जाके देख पाए हैं कि एक प्रमुख जो है
मतलब जहाँ पे वो मकान बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, उसी स्कूल दूरी पे है, और वहां से कुछ ही दूरी पे जो है इन लोग बच्चों का अध्यापन कार्य करा रहे हैं। टोटल लगभग 17 बच्चे हैं, और वहां पे जो है किसी दूसरे के मकान में, कच्चे के मकान में मतलब पढ़ाई कराया जा रहा है। वहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ की शिक्षिका ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे समस्याएं हैं। समस्या प्रमुख रूप से ये है कि बच्चे जो है शौच के लिए भी बाहर जंगलों में जाना है, जंगल से चारों साइड से घिरा हुआ है। नेपाल अगर बात करें, अब ये जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में क्या नहीं है कि ये इस स्कूल की जो इमारत है, नहीं बच्चे घर में खपरेल नुमा घर में मजबूर है? नेपाल प्रसाद फोन अनम्यूट करिए। नेपाल प्रसाद फोन अनम्यूट करिए। नेपाल प्रसाद अपनी बात कंप्लीट करें। मेरा सवाल है कि अधिकारियों ने क्या संज्ञान नहीं लिया? इस हालत में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया? उनकी जानकारी में है या नहीं है? 6 महीने हो गए। माफ, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही फिलहाल। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये ग्रामीण के घर में बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए मजबूर है। खनुमा घर के आंगन में बच्चों का ये भविष्य जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया नेपाल प्रसाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्कूल भवन की दुर्दशा के बीच बच्चे इस स्थिति में पढ़ने को मजबूर हैं। इस बीच हाथरस से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। हाथरस से, उत्तर प्रदेश के हाथरस से ये अहम खबर सामने आई है। गांव में मची अफरा तफरी, ग्रामीण पुलिस से भिड़े हैं। पथराव करने का वीडियो सामने आया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। ये पथराव का वीडियो साफ तौर पर सामने आया है। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट के दौरान छतों से पथराव हुआ है। एक दूसरे पर फेंके हैं ईंट पत्थर, और ईंट पत्थर फेंकने से अफरा माहौल बन गया। सूचना पहुंचने ग्रामीण भिड़े हैं, जो सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव नगला धना की यह घटना बताई जा रही। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए संवाददाता मयंक वैष्णव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, हाथरस में ये जमीनी विवाद 2 पक्षों में जमकर पथराव की तस्वीरें सामने आई है, क्या है पूरा मामला? जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो थाना चंदवा के पास एक नगर गांव है, और इस गांव में जो जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी जमीन है, वह आबादी को लेकर है। जब यहाँ पे दोनों पक्ष आपस में इसको रोकने के लिए भिड़े, क्योंकि ये पूरा मामला था, कई दिनों से चल रहा था, और पूरा ये निर्माण भी हो रहा था इस जगह को लेकर। लेकिन जब आज लेंटर तौर पड़ा तो यहाँ पे विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में पुलिस भी पहुंची, तो पुलिस के साथ भी नोकझोंक हो गई। नोकझोंक में पुलिस ने 3 लोग गिरफ्तार कर लिए, जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष शामिल है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैष्णव जानकारी के लिए। तो ये अहम खबर हाथरस से आपको दिखा रहे थे। जमीन विवाद में 2 पक्षों में विवाद हुआ है, और अगली अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। गाजियाबाद से अगली खबर सामने आ रही है। गैस टैंकर ने बाइक सवार परिवार को रौंदा है। ये दुखद खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। पति पत्नी और मासूम बेटे की मौत हुई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए जयवीर मावी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, गैस टैंकर ने परिवार को रौंदा है, जिसमें पति पत्नी और मासूम बच्चे की मौत हुई है। कैसे घटित हुई ये घटना? देखिए, आपको बता दें कि थाना टीला मोड़ का जो एरिया है, यहाँ पर लगभग 3 गैस के प्लांट हैं जो फिलिंग करते हैं। इंडियन ऑयल, HPCL और भारत पेट्रोलियम, मैक लुब्रिकेंट्स, तमाम ऐसे गैस प्लांट, और बड़ी संख्या में बात करें तो हजारों ट्रक यहाँ पर सड़कों पर आते, और पहले भी कई बार इन ट्रकों की वजह से दुर्घटना हो चुकी है। ताजा मामला टीला मोड़ थाना क्षेत्र का, जहाँ पर पंचील कॉलोनी, जहाँ पर एक परिवार अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल पर आ रहा था, तो बेकाबू ट्रक ने और मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, और जिसके बाद से मौके पर ही पति पत्नी और एक छोटे बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि एक बच्चा अभी गंभीर रूप से घायल है। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस अभी भी इस तमाम मामले को बताने के लिए कतरा रही है, लेकिन पुलिस अभी जांच की बात कर रही है, तमाम बातें कर रही है। वही जो पीड़ित परिवार है उनका बुरा हाल है। वो लोग अभी पूछ रहे हैं कि जो उनके परिजन है आखिर उनके सब कहाँ पहुंचे हैं।
पुलिस अभी ये बात भी नहीं बता पा रही है। वही जो आक्रोशित परिवार के लोग हैं वो दर दर अस्पताल और अभी थाने पर भटक रहे हैं। देखना होगा कि जिस तरह से जो लगातार इन ट्रकों से वाहनों से एक्सीडेंट होते हैं, लोगों ने कई बार यहाँ पर विरोध किया था। आपको बता दें कि लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी यहाँ पर जो ट्रक खड़े होते थे उनका विरोध किया था। उस ट्रकों के शीशे भी तोड़े गए थे और कहा गया था कि जो ट्रक हैं इनकी वजह से दुर्घटनाएं होती है, जिसके चलते लोगों की मौत होती है। तो लगातार जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, वही गाजियाबाद पुलिस ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि ये वाहन सड़कों पर ही खड़े रहते हैं, जिससे वहाँ सड़क पर अवरुद्ध भी होती है और लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार यहाँ पर दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी गाजियाबाद पुलिस ने या यातायात पुलिस ने इन वाहन चालकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, न ही इनके चालान काटती है। जबकि दुपहिया वाहन जो होते हैं बगैर हेलमेट के उनके चालान काटे जाते हैं, जो कार चालक होते हैं उनके बगैर सीट के चालान काटे जाते हैं। लेकिन ये लोग नो एंट्री में यहाँ पर सड़कों पर ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिनसे कई बार दुर्घटनाएं होती है। बगैर जिस तरह से जो बेकाबू होकर ट्रक सड़कों पर दौड़ते हैं, ये लगातार। बहुत शुक्रिया जयवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो गैस टैंकर ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरीके से कुचल दिया, रौंद दिया। पति पत्नी और मासूम बच्चे की मौत हो गई। एक बच्चा है वो फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। इस हंसते खेलते परिवार को टैंकर ने रौंद दिया। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।